रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आप अपने तमाम क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपने शुरुआत की है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो पर एडवाइस चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल ID yourmoney@nw18.com, व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका और क्वेरीज लेंगे। उससे पहले हेमंत जी से समझ लेते हैं आर्बिट्रेज फंड का फंडा क्या है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है ये फंड, कितना सही है, पोर्टफोलियो में रखना कितना जरूरी है, क्या मायने हैं इसके, ये सब बातें समझते हैं। तो बताइए सर, पहली चीज तो ये हेमंत जी कि आर्बिट्रेज फंड्स होते कौन से हैं, किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को सूट करते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, मार्केट का बिहेवियर होता है जब इन फंड्स में एक्सपोजर लेना चाहिए? जी दीपाली, बिल्कुल ठीक है आपने। आई थिंक अगर हम आर्बिट्राज फंड की बात करें तो बेसिकली ये है तो इक्विटी फंड, बट ये बहुत ही लो रिस्क फंड है। और इसका कारण ये है कि जो फंड मैनेजर इस फंड्स को जो मैनेज करते हैं, वो जो मिस प्राइसिंग अपॉर्चुनिटी होती है ना कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच में, उससे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं उससे रिटर्न कमा के इन्वेस्टर्स को देते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट एलिमेंट है इक्विटी का, उसको वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फंड मैनेजर जो प्राइस डिफरेंस होता है कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का, उसको इवेल्युएट करते हैं। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का कैश मार्केट में प्राइस अगर ऊंचा है और फ्यूचर मार्केट में नीचे है, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली फ्यूचर मार्केट में खरीदते हैं और कैश मार्केट में उसको सेल करते हैं। और इससे जो प्राइस डिफरेंस होता है, इससे जो अर्निंग होती है, इनकम जो होती है, वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि ये इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, लेकिन कभी भी ओपन पोजीशन नहीं लेते हैं। और इसी के लिए हम इनको कह सकते हैं कि ये लो रिस्क फंड है और बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें ओपन पोजीशन नहीं है और लो रिस्क है। तो अगर आपके पास 6 महीने, 1 साल इस तरह का कुछ पैसा है और आप चाहते हैं कि आपके रिटर्न जो है डेट मार्केट के सामने ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हो, स्टेबल हो, तो फिर ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ओके, तो बेसिकली आर्बिट्रेज फंड्स का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है वो सब बातें आपको बताई गई हैं और टाइमलाइन के बारे में भी आपको बताया गया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे हेमंत जी, एक तो टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या जैसे यूजुअल म्यूचुअल फंड्स पे लगती हैं, ड्यूरेशन के हिसाब से वही है या कुछ डिफरेंट है? और दूसरा, अब आर्बिट्रेज फंड्स के अगर कुछ चॉइसेस आप सजेस्ट कर सकें, क्योंकि वो कैटेगरी है जो बहुत कॉमन नहीं है इन्वेस्टर्स के बीच में, तो कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट कर सकें। जी आई थिंक बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो रिटर्न्स है वो डेफिनेटली टैक्स एफिशिएंट है क्योंकि इसकी जो टैक्सेशन है वो इक्विटी फंड्स की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 साल से पहले अपने यूनिट्स को बेचते हैं तो जो भी गेन्स होंगे उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और वहां पे आपको 15% टैक्स देना है। और अगर आप 1 साल के बाद अपने यूनिट्स को बेचते हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे जहां पे आपको एक फिक्स रेट कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 10% देना है। इसको अगर आप मान लीजिए डेट फंड से कंपेयर करते हैं जहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर होल्डिंग पीरियड जो गेन्स है वो शॉर्ट टर्म है, तो जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टर्स हैं हायर टैक्स ब्रैकेट के, जिनका टैक्सेशन रेट ज्यादा है, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। उसके अलावा मैं कहूंगा कि 2 चीजें जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि लो रिस्क फंड्स है और दूसरा जब मार्केट वॉलेटिलिटी होती है तब वहां पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड मैनेजर्स के लिए ज्यादा होती है। इसको अगर हम एक नॉर्मल इक्विटी फंड से कंपेयर करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना ही आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को मिलेगी। तो ये थोड़ा डिफरेंट फंड है और जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए अच्छा है और डेट फंड के मुकाबले अगर हम देखें तो ये डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि इसमें से ऑप्शंस कौन सी है, तो हम देख सकते हैं जैसे SBI की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फंड है, इन्वेस्टको इंडिया आर्बिट्राज फंड और तीसरा कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड। ये 3 फंड्स हैं, मुझे लगता है अपनी कैटेगरी के काफी बेहतरीन फंड है, काफी कंसिस्टेंटली उन्होंने अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। तो इन फंड्स को कोई भी इन्वेस्टर जो आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करना चाहे तो कंसीडर।
तो SBI आर्बिट्राज, इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड और कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड, ये कुछ चॉइसेस हैं टॉप 3 इस कैटेगरी में। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। प्रमोद धूमल हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। हाँ मैडम, मैं यूटीआई निफ्टी 50 में 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। HDFC मल्टी कैप, SBI मिड कैप और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं अभी 23 साल करनी है तो मेरे पोर्टफोलियो बराबर है क्या, उसमें कुछ चेंज करना चाहिए, ये जानकारी चाहिए थी। ठीक है प्रमोद जी, आप कोई गोल लेके चल रहे हैं 25 इयर्स के लिए? हाँ मैडम, 3 करोड़ का टारगेट है आगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, कब आपने SIP स्टार्ट करी 20,000 पर मंथ की? कितना एक्यूमुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं? इसमें मैडम अभी भी मेरा 2.5 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है और 1.5 साल हो गए चालू किए हुए। ओके, तो 1.5 साल पहले शुरुआत की, 2.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू, 23 साल में 3 करोड़ का टारगेट। टाइम तो काफी है इनके पास। फंड्स, अच्छी बात यह है बहुत क्लटर्ड नहीं है इनका पोर्टफोलियो, लिमिटेड फंड्स रखे हैं। 4 फंड, चारों फंड में 5,000 ईच डाल रहे हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, SBI मैग्नम मिड कैप, UTI निफ्टी 50 और HDFC मल्टी कैप। क्या सजेशन हेमंत जी इनके पोर्टफोलियो पर? देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। जैसे उन्होंने कहा, अभी भी इनके पास 23 साल का समय है, 20,000 रुपए की SIP कर रहे हैं और ऑलरेडी इन्होंने करीब 2.5 लाख का जो कॉर्पस उन्होंने एक्यूमुलेट किया हुआ है। अगर ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं अगले 23 साल तक, तो इनका जो टारगेट है 3 करोड़ का, उससे थोड़ा ज्यादा ही इनको कॉर्पस बना पाएंगे। बट ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट इनके लिए ये होगा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, क्योंकि बहुत लंबा समय है, कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर आता है कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, तो उसको कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करके अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करते रहे तो कोई कारण नहीं कि अपने आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। और एक चीज और है इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे आगे जाए, अगर आपकी इनकम आपको अलाउ करती है कि अपनी SIP को बढ़ा सके तो बढ़ाइए, क्योंकि फिर जो कॉर्पस जो है वो कहीं ज्यादा आपका बन सकता है। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखिए। दूसरा, इनके जो फंड्स हैं, 4 फंड, चारों फंड काफी अच्छे हैं। जिस तरह का मिक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर टू डिफरेंट सेगमेंट्स, वो यहाँ पे है। एक मिक्स है, एक पैसिव फंड है, बाकी एक्टिवली मैनेज फंड्स है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। एक ही चीज है कि अगर आप ओपन है इस चीज के लिए, क्योंकि 23 साल का समय है, कि आप जरूरी नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड हो, तो फिर मुझे लगता है कि एक फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है, जहां पे करीब करीब 80-82% पैसा लार्ज कैप में जाता है और बाकी पैसा US मार्केट में है, तो वो एक चेंज है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। बट जैसे मैंने कहा, एज इट इज आपका जो पोर्टफोलियो है अच्छा मिक्स है एक्टिव और पैसिव का, और अच्छा पोर्टफोलियो है, इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फंड सिलेक्शन अच्छा है, गोल भी आसानी से हासिल कर लेंगे। एक बदलाव है आपके लिए, सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से निकल के आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड कर सकते हैं, बाकी फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। प्राधान्य है हमारे साथ अब फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। प्राधान्य नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते मैडम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा नमस्ते है। नमस्ते। और मेरी 19,500 की SIP ऑलरेडी चल रही है। इस पोर्टफोलियो में बदलाव की कुछ जरूरत है क्या? और मुझे अतिरिक्त 20,000 की SIP करनी है, तो मैं किस फंड में करूं? हाँ, अभी आपकी 19,500 की SIP चल रही है और कितने की SIP आप इंक्रीज करना चाहती हैं? 20,000 से इंक्रीज करनी है। मतलब टोटल SIP फिर आपकी क्लोजर टू 40,000 पर मंथ हो जाएगी, राइट? हाँ, राइट। ओके, अच्छा, आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है इसमें कब से पैसे डाल रही हैं? मतलब पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है अभी? 5,80,000। 2 साल से कर रही हूँ मैं। ओके, और 2 साल से कर रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2 गोल ये लेके चल रही हैं, 9 इयर्स में रिटायरमेंट का और 10 to 13 इयर्स में बच्चों की एजुकेशन का। क्या ये सही है कि रिटायरमेंट आप पहले प्लान कर रही हैं और बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए समय ज्यादा है? नहीं, एक्चुअली बच्चे के एजुकेशन के लिए मैं 9 ईयर का बच्चा है, तो बच्चे के एजुकेशन के लिए पहले प्लान कर रही हूँ। रिटायरमेंट का गोल बाद में है, वो मे भी एक्सटेंड हो सकता है।
ओके तो मान के चल लेते हैं 10 to 15 इयर्स आप बच्चे की एजुकेशन के लिए लेके चल रही हैं और उसके बाद 15 to 20 इयर्स के होराइजन में अपने रिटायरमेंट प्लान कर रही है। थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं आपका क्वेश्चन इस तरीके से और फिर पूछ लेते हैं हेमंत जी से। तो हेमंत जी फिलहाल 19,500 रुपए महीने की SIP कर रही हैं, 20,000 रुपए ऐड करना चाहते हो तो जस्ट पोर्टफोलियो का जो अमाउंट है SIP का वो डबल हो जाएगा इनका, 5.25 लाख ऑलमोस्ट क्लोजर टू 6 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 10 to 15 इयर्स में बच्चों की एजुकेशन, 15 to 20 इयर्स में इनका रिटायरमेंट, कितना एक्यूमुलेशन कर लेंगे इस SIP से जानना चाहती हैं। फंड्स में बता दूं तो कैनरा रोबो ब्लू चिप इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कोटक स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी, इन 5 फंड्स में तो 3,000 रुपए महीने डाल रही हैं, 2,500 रुपए महीना डाल रही है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में और 2,000 है क्वांट टैक्स प्लान में। बताइए क्या सजेशंस? आई थिंक इससे पहले कि मैं इनके जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन है उसके बारे में कमेंट करूं, 2 चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे। एक तो अच्छी बात है इन्होंने अपने गोल्स को डिफाइन किया है, समय भी इनको पता है कितना है और उस हिसाब से वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आई थिंक बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। और सबसे बड़ा फायदा ये है जब आप सिस्टमेटिकली SIP से इन्वेस्ट करते हो तो एक डिसिप्लिन आता है और जो वॉलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट जो है आपके नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर काफी कम पड़ता है। सिर्फ एक ही चीज मैं एडवाइस करना चाहूंगा बंदे को यहाँ पे, इन्होंने कहा 2 गोल्स हैं इनके, बच्चों की एजुकेशन और खुद की रिटायरमेंट। कोशिश कीजिए कि आप दोनों के लिए एक टारगेट सेट कर सके और टारगेट सेट करने से पहले इन्फ्लेशन को हमेशा कंसिडर कीजिए। उसका फायदा ये होता है कि आप 2 अलग अलग पोर्टफोलियो बना पाएंगे, उसको मॉनिटरिंग करना आपके लिए आसान है कि कहीं कुछ डेफिशिएंसी या कुछ अगर कुछ कमी तो नहीं है या फिर कुछ और ऐड करने की जरूरत है, किस तरह से पोर्टफोलियो काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा इस पे आप काम करेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा इन्होंने कहा कि 19,500 की इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है, 20,000 की इनको ऐड करनी है, तो कुल मिला के करीब 39,500 की SIP होगी। अच्छा अमाउंट है, थोड़ा सा गोल सेट करेंगे तो मुझे लगता है वो थोड़ा बेटर होगा। अब मैं इनकी पोर्टफोलियो की तरफ आता हूँ, वो बदलाव इनको मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे। इन्होंने कहा कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है, उसके सामने अगर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड देखें तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। दूसरा मेरे इंडिया इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है उसके सामने अगर आप HDFC लार्ज एंड मिड कैप देखें तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन है। अब हम देखते हैं कि इनको जो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। एक फंड में इनको ऐड करने की सलाह दूंगा, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, यहाँ पे वो 8,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो बाकी 12,000 है वो उनके एग्जिस्टिंग फंड, 2 एग्जिस्टिंग फंड जैसे इन्होंने कहा कोटक इमर्जिंग फंड है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, वहां पे 4,000 इन्वेस्ट कीजिए। मैंने इनको एक रिकमेंड किया, अगर वो रिकमेंडेशन के साथ जाते हैं और HDFC लार्ज एंड मिड अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं मेरा ही एसेट इमर्जिंग के सामने, तो वहां पे भी 4,000 रुपए आप ऐड कर सकते हैं। तो 3 फंड में आपको 4,000 रुपए ऐड करने हैं, एक नया फंड आपको ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में, तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। तो इस तरीके से जिस तरह का बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो आपको मिलेगा। फंड की परफॉर्मेंस मुझे लगता है अच्छी, उसको मॉनिटर करते रहिए। बट फिर से मैं कहूंगा कोशिश कीजिए कि दोनों इंडिविजुअल गोल्स के लिए अगर अपना टारगेट सेट कर सकें तो वो ज्यादा बेहतर। ओके तो देखिए स्ट्रैटेजी आपकी बिल्कुल क्लियर है। आपके पोर्टफोलियो को लेकर बस मैं चेंजेस बता देती हूँ। कैनरा रोबेको इमर्जिंग ब्लू चिप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, इन फंड से आपको निकलना है। साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप आपको ऐड करना। तो जो 20,000 के एडिशनल SIP करेंगे 8,500 रुपए आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में डाल दीजिए और बाकी जो आपके पास फंड्स बचेंगे वो आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ही एलोकेट कर सकती हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप रखिए। संजय से बात करते हैं। संजय यादव है हमारे साथ वाराणसी से सवाल पूछने के लिए। संजय नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? नमस्कार मैम, जैसे हमको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम भी, तो हम कर सकते हैं और हमारा टारगेट है 15 से 20। तो आप हाँ तो 15 से 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। अभी आप SIP कर रहे हैं कोई? मैम अभी तो उतना नॉलेज नहीं, अभी 3-4 दिन हुआ पहले, तो अभी 1-2 फंड में किए थे ऐसे ही डेमो के लिए 500 की, जो मैंने आपको भेज दिया है। ओके पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। बिगनर है बेसिकली ये, तो फिलहाल तो 500 रुपए डाल रहे हैं। 2 फंड्स इन्होंने पिक कर लिए हैं, लेकिन सजेशन जानना चाहते हैं। इनफैक्ट 2 फंड्स लेना चाहते हैं, माफ कीजिए, है नहीं इनके पास। तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्या करें हेमंत जी? बिगनर है। आई थिंक अगर पहले देखते हैं कि इनका जो टारगेट है, इन्होंने कहा अगर 15 से 20 साल, अगर मैं 20 साल का टाइम होराइजन मान के चलूं तो इनको करीब करीब 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा अपने गोल जो है इनका 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे मैंने 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मान के चला हूं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो टारगेट के साथ साथ ये भी देखें कि कितना इन्वेस्टमेंट इनको करने की जरूरत है। अभी जैसा इन्होंने कहा कि 1,000 शायद कर रहे हैं वो 2 फंड्स में,
और अगर 1500 और ऐड करना चाहते हैं तो एक इंडेक्स फंड और एक मिड कैप फंड की उन्होंने बात की, वो दोनों बिल्कुल बने रह सकते हैं। और 1500 के लिए मैं चाहूंगा एक मल्टी कैप फंड, जैसे हमने अभी बात की कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, वो अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड कीजिए। इस तरह से आपके पास एक मिड कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड होगा और एक इंडेक्स फंड है। तो जैसा मैंने कहा कि इनके पास गैप होगा करीब 7500 का अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इनको कोशिश करनी होगी जितना जल्दी हो सके ये अपने एसआईपी की अमाउंट बढ़ाएं और इन्हीं फंड्स के अंदर वो एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करें। इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा, जितना लंबा समय अपने आप को देंगे उतना आसान होगा इनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ओके, तो टाइम दीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट को, धीरे धीरे पैसे आप जैसे आपकी इनकम अलाउ करे आप इंक्रीज कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, यही आपके लिए सजेशन है। 10,000 की एसआईपी आपको लगभग लगेगी अपने पोर्टफोलियो अपने गोल को हासिल करने के लिए। शुरुआत के तौर पे आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को चुन सकते हैं जिसमें 1500 के आसपास की आप एसआईपी कर सकते हैं। तो ये सजेशन है आपके लिए। चलिए कुछ और सवालों को लेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योमनी, हेमंत रुस्तगी हमारे साथ मौजूद है अपनी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक सवाल लेते हैं ईमेल के थ्रू। मयंक ने भेजा, 32 इयर्स इनकी एज है। फिलहाल जो इनकी एसआईपी चल रही है वो है 46,000 पर मंथ की। जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 9 लाख रुपए। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। इनका पोर्टफोलियो देखें तो कैनरा बैंक ब्लू चिप इक्विटी इनके पास है, पीजीआई इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई स्मॉल कैप है। साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई मैग्नम मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप। तो पोर्टफोलियो काफी बड़ा जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, अभी अगर हम देखें इनकी जो एसआईपी है 46,000 की और जो इनकी करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, अगर जो इनका डिफाइंड टाइम होराइजन है 15 साल, अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। और यहाँ पे मैंने, क्योंकि 15 साल का समय है, 12% के एनुअलाइज्ड रिटर्न में मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो आई थिंक जहां तक इनको टारगेट पूरा करने का सवाल है, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा हमेशा ये मानना है कि पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फंड ना हो, स्पेशली एक गोल के लिए। तो इनके पास अभी 10 फंड्स हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में कितना है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें, यहाँ पे 13,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में, 13,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं मिड कैप में, 6,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं लार्ज कैप में और 7,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप में और 7,000 एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है, 2-3 फंड से निकले ताकि पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट हो सके। तो उसमें जैसे इनका पीजीआईएम का मिड कैप फंड है वो, और एक जैसा मैंने कहा कि आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड और कैनरा बैंक ब्लू चिप फंड, ये तीनों फंड से निकले। उसके सामने अगर एक जैसे निप्पॉन मल्टी कैप फंड है, वहां पे 10,000 इन्वेस्ट कीजिए और जो बाकी बचेगा अमाउंट वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 और एसबीआई जो ब्लू चिप फंड है उसमें 4,000। तो जो अमाउंट जो रहेगा इनके पास उन फंड से निकलने के बाद, इसको कैसे एलोकेशन करना है वो भी मैंने बताने की कोशिश की। ओके, तो बेसिकली अगर आपको अपना टारगेट हासिल करना है तो अपना या तो आपको टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा या फिर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 25 साल में 3 करोड़ के आसपास का, 3.25 करोड़ के आसपास का आप वापस कर सकेंगे। रही बात आपके पोर्टफोलियो को लेकर चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं, एक तो आपको कैनरा बैंक ब्लू चिप, पीजीआई इंडिया मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट और क्वांट स्मॉल कैप, इन चारों फंड से निकलना है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और एसबीआई ब्लू चिप, इन 3 फंड्स में आपको 11,000, 10,000 और 7,000 की एसआईपी करनी है और बाकी बैलेंस आप बाकी जो फंड्स आपके पोर्टफोलियो में उसमें डाल सकते हैं। तो बेसिकली आपका एलोकेशन जो है फंड्स का, उसको बैलेंस बनाने के लिए सजेशन दिए गए हैं कि इन 3 फंड्स में आपको इतना करना है, बाकी आप दूसरे फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगला सवाल लेंगे, निशिकांत माजी ने एजवाल से सवाल भेजा है। 30,000 की एसआईपी चल रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 11 लाख, 10 इयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 5,000 पर मंथ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ सेंसेक्स में 3,000 पर मंथ, आदित्य बिरला इंडिया जेनेक्स फंड में 5,000 पर मंथ, क्वांट एक्टिव में 5,000 पर मंथ, एसबीआई ब्लू चिप में 2,000 पर मंथ और एसबीआई क्वांटा में 5,000 पर मंथ है। जानना चाहते हैं ये कि 2 करोड़ का टारगेट क्या ये 10 इयर्स में इस पोर्टफोलियो से हासिल कर सकते हैं, साथ ही पोर्टफोलियो में क्या कुछ चेंजेस की जरूरत है? बताइए हेमंत जी, क्या सजेशंस? देखिए, इनका टाइम होराइजन 10 साल है, बट आई थिंक इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए समझने के लिए, जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड काफी कम होगा। यानी 10 साल अगर आप
SIP करते हो तो आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो करीब 5 साल होगा। और इसी कारण से क्योंकि इतना लंबा समय वो नहीं दे रहे हैं और टारगेट बड़ा है, तो मुझे लगता है कि जो अपनी करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 1.50 यानी 1.5 करोड़ तक ये पहुंच पाएंगे। तो 50 लाख का जो गैप रहेगा उनके टारगेट में और जो एक्चुअली में अचीव कर पाएंगे, तो उसको पूरा करने के लिए अपनी SIP को उनको करीब करीब 20,000 से बढ़ाना होगा। तो जितना जल्दी करेंगे उतना लंबा समय आपको मिलेगा, अपने लक्ष्य तक आप पहुंच पाएंगे। एक ही चेंज मैं चाहूंगा इनके पोर्टफोलियो में, थीमेटिक फंड है ABSL GenNext फंड, उसकी जगह में अगर आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड लें तो मुझे लगता है वो एक बेहतर फंड होगा। निप्पॉन या तो फिर HDFC स्मॉल कैप, इन दोनों में से एक स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, एक चेंज कीजिए, SIP को आपको 20,000 से बढ़ाना। तो आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस, बेसिकली अगर आप 30,000 की SIP करेंगे तो 1.5 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। अगर 2 करोड़ का करना है तो आपको 30,000 से बढ़ाकर 50,000 की SIP करनी होगी। इमीडिएटली इंक्रीज नहीं कर सकते तो या तो टाइम होराइजन बढ़ाइए या फिर स्लोली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कीजिए। एक साथ भी अगर 20,000 का एडिशन नहीं कर सकते हैं तो पोर्टफोलियो आपका सही है। बस एक चेंज आपको सजेस्ट किया गया है, आप आदित्य बिरला इंडिया GenNext फंड से निकालिए, उसकी जगह या तो HDFC स्मॉल कैप या निप्पॉन स्मॉल कैप आप ऐड कर सकते हैं। चलिए सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर अब पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए हेमंत जी, क्या सजेशंस? देखिए मेरी 4 रिकमेंडेशन रहेंगे। पहले मल्टी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, एक लार्ज एंड मिड में कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, और फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, और लार्ज एंड मिड कैप में एक और फंड HDFC लार्ज एंड मिड कैप। ये 4 रिकमेंडेशन रहेगी मेरी किसी भी नए निवेशक के लिए। और इवन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जिनके पास है, अगर वो देख रहे हैं कि कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है, इन फंड्स को डेफिनेटली वो चुन सकते हैं। ओके, तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, तो इन 4 फंड्स को मिलाकर आपको पोर्टफोलियो बनाना है। ये प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से 4 चॉइसेस बताई गई हैं और ये कंप्लीट पैकेज है। एक फंड ना ऑप्ट करके चारों को ऑप्ट करेंगे तो बेहतर स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी, क्योंकि ये एक पैकेज है जो आपको सजेस्ट किया गया है अगर नया पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं तो। चलिए सवाल तो इतने ही लेंगे शो में। शुक्रिया हेमंत जी आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।